नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणुवीर पर। तो बहुत से मेरे भाई बहनों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर प्लांट ऑपरेटर के लिए थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आइए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आइए। तो आज मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो थोड़े से हाई लेवल के हैं और पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। पिछले एग्जामों में BRC, हेवाटर, NFC, IG कार, NRB और RR कैट जो भी अपने NPCL की साइट है उनमें पूछे गए हैं। उनका मैं मतलब थोड़ा सा उनको कॉमन करके मिक्स करके लाया हूँ और किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो इनको क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, है ना। एक ही क्वेश्चन को मतलब एक टॉपिक के बराबर में समझाऊंगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन सीरीज में लेके आया हूँ, अगर इस पर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो ही मैं इस क्वेश्चन सीरीज को मतलब आगे लाता रहूँगा। रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इनको कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट ढूंढ कर ला रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे नहीं आए थे, और इनको वापस टाइपिंग कर रहा हूँ, हिंदी में टाइपिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश में टाइपिंग कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम खुद तो तुम्हारे लिए मेहनत कर ही सकते हो, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो मैं ला रहा हूँ ना, तो जिन्हें तुम लोग बता रहे हो कि ये तो थोड़े इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ना, वो इजी क्वेश्चन है लेकिन उनमें तुम गलतियां करोगे ना। वैसे क्वेश्चन भी तुम्हारे प्लांट ऑपरेटर में आ सकते हैं और आए हुए हैं ना। तुमने देखा है पिछली बार, इस बार तो नहीं, और पिछली बार नरोरा में पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, इजी इजी थे लेकिन बहुत सारी लोगों ने उनमें गलतियां कर दी। वो लोग इजी क्वेश्चन पढ़ के नहीं। और पिछली बार का 12 का पेपर आपने देखा ही होगा, उसमें बायो के क्वेश्चन भी आए थे। तो है ना, मैं बायो के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, मिक्स करके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मतलब अपने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं उन सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ उन सीरीज को भी आपको देखना है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं जो भाई लोग, उनको मेरी हर क्लास देखनी है, हर क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरी, है ना। और मैथमेटिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ। जो भी भाई लोग नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल पर जाके देखिए मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको अवेलेबल करा रखे हैं। इसके अलावा एग्जाम की हर अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। कोई सा भी एग्जाम हो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, उसके हर अपडेट जो भी वैकेंसी निकलती है उनको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट ऑपरेटर का अपना ये सेशन। देखिए क्या दिया है, एक दोलायमान दोलक में अधिकतम त्वरण कब होता है? व्हेन डज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन अक्योर इन ऑक्सीलेटर, है ना। दोलन के निचले भाग पर, दोलन के दो अंतिम छोरों पर, दोलन के प्रत्येक बिंदु पर दोलक की किसी भी विशिष्ट स्थिति बने, एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, at the two extreme of the oscillation, at the each point of oscillation, not at any specific position of oscillator, है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ना। पहली बात तो ये है, जो सरल आवर्त गति होती है ना, उसमें क्या होता है, ये दोलक मान लो या पेंडुलम मान लो इसको, ठीक है। तो दोलन गति होती है, वो क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्ती गति में क्या होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होता है, जो बल लगता है ना, प्रत्यानयन बल, इसको एक मिनट, इसको रेड कलर में कर लेता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यानयन बल होता है ना, वो विस्थापन के हमेशा क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। विस्थापन क्या क्या होता है, हमेशा समानुपाती, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसके समानुपाती होता है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, देखिए पेंडुलम में आपने देखा होगा, पेंडुलम इस प्रकार से रहता है ना। ये क्या करता है, इस प्रकार से मोशन करता है ना, इस प्रकार से मोशन करेगा, ठीक है, पेंडुलम, है ना। तो ये क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से मिडिल पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा इस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के समानुपाती होगा। यही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अभी देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, है ना, अच्छे से समझाऊंगा इसको। अभी ये अभी इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम 5 चीजें देखेंगे कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, वेलोसिटी होती है, वेग जो होता है कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, काइनेटिक एनर्जी कब अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है, किस स्थिति पर अधिकतम होती है, किस स्थिति पर न्यूनतम होती है। इसके अलावा
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन से विस्थापन पर ये समान होगी। ठीक है, चलो देखते हैं ना। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो विस्थापन का जो समीकरण होता है, अभी तुम इसको थोड़ा सा समझ लो है ना, ये चीज समझ लोगे तो वो चीज कभी भूलोगे नहीं जो मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो। अभी हाई लेवल के लेके आया हूँ तो थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा ना। तुम लोग बहुत हाई लेवल के बोल रहे थे तो मैं वास्तव में तुम्हारे लिए हाई लेवल के लाया हूँ ना। अभी देखिए विस्थापन का समीकरण क्या होता है, सरल अर्थ करते में ए साइन, क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। ठीक है, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी अभी हमको क्या करना है, ए क्या है, ए इसका आयाम है। आयाम क्या होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी मैक्सिमम विस्थापन होता है उसे क्या करते हैं हम, आयाम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ठीक है, ये चीज हो गया, ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया। ठीक है, ये लिख लीजिए विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। अभी इसकी वेलोसिटी निकालूंगा मैं, तो कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल जाती है, वेलोसिटी निकल जाती है। ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ से टी के सापेक्ष किया है तो ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गया। अभी है ना, अभी यहाँ से देखिए इस समीकरण में देखिए, ये समीकरण एक दे दीजिए इसको, इसमें देखिए साइन ओमेगा टी इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन ए, है ना। अब इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, यहीं स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहीं स्क्वायर कर दिया है ना। अभी इसको मैं देखिए ये समीकरण होते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है, ये होता है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, कोस इधर जाएगा तो ठीक है आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर की जगह, साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए कोस की वैल्यू मेरे को निकालूंगा तो क्या आएगा, कोस ओमेगा टी इजिकल टू 1 माइनस, अभी थोड़ा सा समझो इसको है ना, थोड़ा सा समझो, अभी डेरिवेशन करा के तुम्हें सब समझा दूंगा वो सवाल कैसे बनते हैं ना, समझ लो। अभी देखिए, अभी इसको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, ये क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर है ना। अभी ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अभी कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट आ जाएगा इधर है ना, और ये रूट से बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा तो ए बच जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये कोस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, अभी यहाँ पर रखिए कोस ओमेगा टी की वैल्यू। ठीक है, ए ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे कैंसिल हो गया, यानी क्या कितना बचा अपने पास, ए रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, वेलोसिटी की समीकरण होगी है ना। ठीक है, अभी देखना, अभी मैं बताऊंगा आपको कि वेलोसिटी कब अधिकतम होगी कब न्यूनतम होगी। अभी त्वरण निकालना है, त्वरण क्या करूंगा मैं, त्वरण को कैसे निकालूंगा मैं, त्वरण को कैसे निकालूंगा, देखो त्वरण को क्या करूंगा, वेलोसिटी का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा ना। डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, ये वापस क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए साइन ओमेगा टी, ए यहाँ पे है, साइन ओमेगा टी यहाँ पे ना, तो ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, अधिकतम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी आयाम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये समीकरण हो गया, अभी किसका हो गया, वेलोसिटी का हो गया, त्वरण का हो गया। ठीक है, अभी इसको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या समीकरण है, देखिए यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिए इसको, y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी है, v इजिकल टू जो वेलोसिटी है इसकी क्या है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो त्वरण होता है वो क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी ये चीज़ सब समझने के लिए है ना, मान लीजिए ये डायरेक्ट आपको दे भी दे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि ये इसका वेग होगा और ये इसका
जो होगा त्वरण होगा, है ना। अभी ये मैक्सिमम कब होगा और शून्य कब होगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने पेंडुलम बनाया था, तो किस प्रकार से बनाया था, ये पेंडुलम है ना, ठीक है। मान लो इसको मैंने दोलन कराया, इसको हल्का सा खींच के छोड़ा मैंने, है ना, हल्का सा ऐसे ऐसे करके मैंने इसको छोड़ा, तो ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यानी दोलन करेगा ना। तो मान लीजिए ये इस समय पे ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, ठीक है, वापस यहाँ आएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, ये इधर यहाँ तक जा रहा है, और इधर यहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम जो इसका विस्थापन रहेगा, इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आयाम हो जाएगी, ठीक है, आयाम हो जाएगी, यानी जो ये मैंने बताया ना कहाँ गया, ये तो त्वरण है, अल्फा लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, इसको अल्फा कर लीजिए ना। ये जो आयाम है ना, ये रही यार, एक मिनट रुको, ये जो आयाम है ना, ये क्या है, अधिकतम विस्थापन है ना। और मान लीजिए अगर ये यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर यहाँ तक ही आता है ये, ठीक है, यहाँ तक ही आता है, तो क्या होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम कोई भी वैल्यू मानते हैं, मान लीजिए 10 है, 5 है, 15 है ना। और मान लीजिए यहाँ होता तो भी हम कोई भी वैल्यू आती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी यहाँ मानता है, मतलब यहाँ लेता है दूरी, वो इसको हम y मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। और ये अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोल देंगे, a, ठीक है, अधिकतम विस्थापन आयाम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण दीजिए, देखिए v का समीकरण है, तो विस्थापन यहाँ पर देखिए, विस्थापन यहाँ तो जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो होगा ना यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये, तभी तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर तो जीरो होगा, पेंडुलम यहाँ पर जीरो है, विस्थापन यानी यहाँ पर स्थिर है, यानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये विस्थापन जीरो होगा ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे करते करते मैक्सिमम स्थिति पर पहुंच जाएगा, तो वो आयाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन पर तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी y इक्वल टू जीरो हो गया। तो मेन पोजीशन पर v क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो रखिए, y इक्वल टू जीरो रखा तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम मेन पोजीशन पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट a स्क्वायर है, ये तो जीरो हो गया, a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा, कहाँ पर, मेन पोजीशन पर, यानी माध्य स्थिति पर, ठीक है। माध्य स्थिति पर क्या हो गया, v मैक्सिमम हो गया ना। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू जीरो है, त्वरण देखिए माध्य स्थिति पे क्या होगा, यहाँ पर v इक्वल टू जीरो रखा तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू मिनिमम है और जीरो आ गया, ठीक है। आई चीज समझ में, ठीक है। y इक्वल टू जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो त्वरण इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। यानी मेन पोजिशन पर क्या होगा, त्वरण जीरो होगा। दोनों चीज समझ में आ गई, आ गई होगी, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, ये y की वैल्यू बढ़कर यहाँ तक पहुंच जाता है, ये तो y इक्वल टू क्या हो जाता, यहाँ तक के पहुंच जाता तो क्या हो जाता, y इक्वल टू a हो जाता, ठीक है, a हो जाता, यानी इसका आयाम के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर जो चरम स्थिति है ना, दोनों छोरों पे जो यहाँ एंड वाली स्थिति है, चरम स्थिति बोलेंगे इसको हिंदी में, और एंड वाली स्थिति यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू a है, ठीक है, y इक्वल टू a है। तो ये एंड पॉइंट पे क्या होगा, v मिनिमम होगा, y इक्वल टू a रखिए, इसमें a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कहाँ पर, एंड पोजीशन पर, एंड पोजीशन या चरम स्थिति भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्फा कितना होगा, y इक्वल टू a रखेंगे तो अल्फा यानी त्वरण इसका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हो जाएगा तो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी चारों, ठीक है, समझ में आ गई है, ठीक। अभी क्या हम क्या देखेंगे, अभी हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी देख लेते हैं कि कितनी कहाँ पर होगी, ठीक है, और कौन से बिंदु पर ये समान होगी, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, अभी अपने क्वेश्चन बाकी है ये वाला, है ना। अभी देखिए एक सारणी बना लीजिए आप, मैंने ये चीजें तो आपको समझा ही दी है ना। अभी सारणी बना के क्या लिखोगे आप, देखो सारणी में आप लिखिए, पहले लिखिए विस्थापन, यहाँ लिखिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी यहाँ लिख लिया आप वेग, है ना, यहाँ लिखोगे त्वरण
यहाँ आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यहाँ आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और ये तो हो गई, ये हो गया विस्थापन, है ना। अभी यहाँ पर लिखिए माध्य स्थिति यानी मेन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए चरम स्थिति यानी एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर चरम स्थिति यानी एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो माध्य स्थिति पर विस्थापन कितना था, y इक्वल टू, ये y है, ये v है, और ये क्या है, अल्फा है, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मेन पोजीशन पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। और चरम स्थिति पर कितना था, a था, यानी कि आयाम जिसे बोलते हैं हम a था, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी थी माध्य स्थिति पे, अभी मैंने बताया था वेलोसिटी क्या थी माध्य स्थिति पर, v मैक्सिमम थी, ठीक है। v मैक्सिमम कितनी थी, a ओमेगा, ठीक है। माध्य स्थिति पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है पेंडुलम की, ठीक है। और चरम स्थिति पे यानी एंड पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और मेन पोजीशन में त्वरण कितना था, त्वरण कितना था, v मिनिमम था, अल्फा मिनिमम था, कितना था, 0 था। और चरम स्थिति यानी एंड पॉइंट पर कितना था, मैक्सिमम था, है ना। मैक्सिमम था तो कितना होगा, अभी निकाला था अपन ने, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर अल्फा, है ना, ये था, ठीक है। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने, हाफ, नहीं पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर वी मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ माध्य स्थिति वी मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वी मैक्सिमम की वैल्यू रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। अब इसको तो इतना सा ही समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा डेरिवेशन रहेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर वी मैक्सिमम है तो वी स्क्वायर रखेंगे, इसके ये इसका सूत्र रखते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से समझ लीजिए। तो वी स्क्वायर मैक्सिमम है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, यानी मेन पोजीशन पर यानी माध्य स्थिति पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, इसकी शून्य होगी, v शून्य है तो शून्य होगी। अब इसी का उल्टा इसमें कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होती है, यानी शून्य होती है, ठीक है। और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी माध्य स्थिति पर कितनी होगी, 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी एंड स्थिति पर यानी चरम स्थिति पर कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माध्य स्थिति या मेन पोजीशन पर कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, अधिकतम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी चरम स्थिति यानी एंड पॉइंट पर कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये सारणी आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है ना। आप थोड़ा लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन हर बार, मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें से आए हैं, है ना। बीआरसी में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना। और एक एनपीसीएल का एग्जाम दिया था, इसमें भी आया था। और अभी एक और चीज़ इसमें बच रही है ना, हेवी वाटर बोर्ड में आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना। क्या था क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर बराबर रहेगी, किस इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा आयाम की कौन सी स्थिति पर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस √2a, ऐसा लिख लीजिए, इस पॉइंट पर क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इतना सा ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अभी चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कब बढ़ता है, जब वे एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं और उनके बीच माध्यम का प्राविद्युतांक स्थिरांक कम होता है ना। जब वे एक दूसरे से कम दूरी पर होते हैं उनके बीच माध्यम का प्राविद्युत स्थिरांक कम होता है ना। जब वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं उनके बीच माध्यम का प्राविद्युतांक स्थिरांक बढ़ता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, when does the electrostatic force between 2 point charges increase when they are more distant from each other and dielectric constant of the medium between them is less, है ना। इस तरीके से ये ऑप्शन बनते हैं। अभी ठीक है, आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2, क्या है, ये पॉइंट चार्ज है ना। और इनके बीच कितनी ही दूरी है, मान लिया मैंने R, इनके बीच की दूरी होगी ना। अब इनके बीच जो कूलाम फोर्स लगता है ना, वो किस प्रकार से लगता है, कूलाम फोर्स जो होता है इनके बीच
प्रोपोर्शनल टू, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दोनों चार्ज का गुणनफल, मल्टीपल, ठीक है, दोनों चार्ज का मल्टीपल। और एक क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, यानी दूरी की, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दो समीकरण हो गए। और अभी मैं इनको कॉमन करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा, ठीक है, और Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसके लिए के, ये जो के आया है इसकी वैल्यू कितनी रहती है, के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसकी ये यूनिट होती है, कैसे निकालोगे इसकी यूनिट, इधर देखिए, इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, के को केवल इधर रखना है, बाकी सारी राशियों को इधर ले जाइए। तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, तो एक तो एफ है तो इसकी हो जाएगी न्यूटन, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ के गुणा में होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इधर कुलाम का ये आवेश का आवेश है ना दोनों, तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या जाएगा इसके नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा पर कुलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इसकी यूनिट हो गई, ये के की वैल्यू हो गई, है ना। और एक होती है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी ये एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी ये जो यूनिट है ये वाली, इसको उल्टा कर दीजिए, कुलाम स्क्वायर को ऊपर ले आइए और क्या करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे ले जाओगे तो पर न्यूटन हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अभी एक चीज़ और इसमें क्या बच रही है मैं देख लेता हूँ, है ना, एक मिनट, है ना, एक मिनट देना मुझे, मैं देखता हूँ कि क्या बच रही है इसमें। हाँ, जो मेन चीज़ थी अपने वो बच रही है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी, क्वेश्चन में यही था ना, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी तब इसका मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तो फिक्स है, जो आवेश दे दिया है पॉइंट आवेश, यहाँ तो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स है, अभी ये जो फिक्स हो गया, मान लीजिए ये 10 है ना। अभी ये यहाँ पर पहले क्या था, 2 था, अभी ये मान लो मैंने बढ़ाया इसको तो ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको बढ़ाया तो 4 हो गया, आर को बढ़ाया तो 4 हो गया, मान लीजिए, मान रहा हूँ मैं भी, है ना, अभी आपको समझाने के लिए, पहले 2 था अभी बढ़ाया तो 4 हो गया। अभी इस स्थिति में इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा या फिर इस स्थिति में इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, यानी कम है तब वैल्यू ज़्यादा आएगा या फिर बढ़ रहा है तब वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि इसकी आर की वैल्यू कम रहेगी तभी एफ का मान ज़्यादा आएगा, यानी बल का मान ज़्यादा आएगा। तो आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या पूछा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देता हूँ, ठीक है, ये टी है, डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, टी है। तो इस मीडियम का जो इस मीडियम का जो फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, अब है ना, अभी ये रख दिया है डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रख दिया है, तो इन दोनों के बीच में पराविद्युतांक रख दिया ना, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फोर्स कितना रहेगा, अभी जो पहले जो फोर्स था ना, ये मीडियम वाला फोर्स, पहले जो फोर्स था ना उसका क्या रहेगा, बटा में क्या आ जाएगा, ये क्या टी आ जाएगा, ठीक है। बहुत सी जगह इसका वैल्यू के भी रखा मिलेगा, लेकिन अभी ये के ये अपन ने यहाँ ले लिया एक के, तो अभी आप इस के को ही समझ लोगे कि सर ये के ये है, तो ये के नहीं है, यहाँ पर टी लिख दीजिए। तो मान लीजिए एग्जाम में आपको के भी लिखा मिल सकता है टी की जगह, ठीक है। कुल मिला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो पहले जो फोर्स आ रहा था, है ना, पहले जो फोर्स आ रहा था उसका उसमें टी का भाग कर दिया अपन, यानी कुछ संख्या उसमें से भाग कर दिया, यानी कम हो जाएगा, यानी पराविद्युतांक रख दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स इसके बीच में कम हो जाएगा। तो अभी क्या इसको बढ़ाऊंगा मैं, ये जो टी दिया इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो और कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बल को अधिकतम रखना है, फोर्स को अधिकतम रखना है, तो टी को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है, पूरा पूरा क्वेश्चन क्लियर है। एक चीज तो ये भी पूछा जा सकता है कि आवेश से किस प्रकार से संबंधित है इन दोनों के बीच फोर्स, दूरी से किस प्रकार से संबंधित है ना। और इस के की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जो मैंने दिया है, ठीक है। तो काकरापारा में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, कि जब एक दूसरे से कम दूर हो और पराविद्युतांक स्थिरांक कम हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर,
पृथ्वी के ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, सभी जगह पर समान होता है। वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द पोल्स और एट द इक्वेटर, सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो क्या होता है, अभी मैंने पहले बताया था आपको, एक ग्रेविटी वाला वीडियो भी पढ़ाया था, है ना। जिन भाई लोगों ने पढ़ा होगा पहले, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू 3 प्रकार से चेंज होती है। ठीक है, पहला क्या है, पहली चीज़ तो इसमें लिखिए कि इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का त्वरण है, सदिश राशि है। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। दूसरी चीज, ये जो जी होता है ना, अभी मैंने पिछले जो ग्रेविटी वाला वीडियो मैंने पढ़ाया है ना, वहां जाके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर, पृथ्वी की रेडियस है, और एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और ये क्या है, जी बड़ा जी सार्वत्रिक निर्देशांक। ठीक है, अभी क्या होता है, जो पृथ्वी होती है हमारी, क्या होती है, इस तरीके से होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती, हल्की सी चपटी होती है। ठीक है, तो ये जो ये वाली ये जो यहाँ से त्रिज्या है ना, ये वाली, ये भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या है आर ई, है ना, और ये पोलर वाली त्रिज्या है, ध्रुव वाली त्रिज्या है आर पी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो ध्रुव वाली त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक की ध्रुव वाली त्रिज्या, ये क्या है, कम है, और ये वाली ज़्यादा है। आर ई की वैल्यू कितनी है, आर पी से कम है ना। जो भूमध्य रेखा पर चल रही है वो त्रिज्या कितनी है, ज़्यादा है, किससे, ध्रुव पर, इसके मिडिल से ध्रुव पर जाने वाली त्रिज्या से। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये आर ई, ये जो आर की वैल्यू है, ये भूमध्य रेखा पर बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो रही है, ध्रुवों पर क्या हो रही है, इससे कम है। ठीक है, इसके मुकाबले कम है, तो क्या होगा, ये कम होगा, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, कम संख्या का भाग लगेगा तभी तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो हो गया पृथ्वी के आकार के कारण। पहला तो क्या था, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन, आकार के कारण। ठीक है, तो त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्या अधिकतम होगा, आरपी, त्रिज्या अधिकतम होगी, तो क्या होगा, जी पी अधिकतम होगा, किससे, जीई, ध्रुव पर अधिकतम होगा, किससे अधिकतम होगा, इसकी भूमध्य रेखा से। ठीक है, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और इधर घटेगी। अभी क्या होगा, ये एक तो हो गया पृथ्वी के आकार के कारण, है ना, और दूसरी चीज इसमें क्या है, गहराई के कारण, है ना, ऊंचाई के कारण, यानी पृथ्वी जो सतह, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, इसकी सतह से एच ऊंचाई पे, है ना, तो इसकी सतह पे, सरफेस पे तो जी होती है वैल्यू, है ना, और एच ऊंचाई पर कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली बार, है ना, उस वीडियो में बताया, उस वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, तो एच ऊंचाई है, मान लीजिए एच ऊंचाई पर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, जी डैश, यहाँ पर जी की वैल्यू किस प्रकार से परिवर्तित होगी, जी डैश, जी इजिकल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा कि मान लीजिए ऊंचाई के साथ परिवर्तन है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ऊंचाई इसकी बढ़ेगी। ठीक है, ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका मान बढ़ेगा पूरी का। ठीक है, आर तो कांस्टेंट होगी हमने, आर जो है ना इसकी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो कांस्टेंट हो गई ना, ये तो कांस्टेंट हो गई। अभी जैसे जैसे एच बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पूरे की इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए पहले इसकी वैल्यू थी 0.4, इसकी वैल्यू पहले 0.4 थी, तो ये जो पूरा है कोष्टक वाला है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 0.5 करूँगा 0.6। ठीक है, यानी 0.6 को जो ओरिजिनल जी है इससे गुणा करना है। ठीक है, और मान लीजिए अब ये एच की वैल्यू बढ़ गई, यानी ऊंचाई और बढ़ गई है। ठीक है, ऊंचाई और बढ़ गई तो क्या होगा, ये वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू और बढ़ेगी। मान लीजिए ये वैल्यू है, ये भी 0.5। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, ये 1 माइनस 0.5 इजिकल टू 0.5। ये बता रहा हूँ मैं आपको एक तरीके से समझाने, ये वैल्यू आती नहीं है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है ये वैल्यू भी कम होती जा रही है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कम होती जा रही है, ये पूरी वैल्यू कम होगी तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। कम संख्या से गुणा होगा ना जी, ठीक है, तो कम होगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ क्या होगा, जी का मान कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज होगी। अभी तीसरी चीज गहराई के साथ देखेंगे अपन। तीसरी चीज क्या देखेंगे, पृथ्वी की गहराई के साथ, डेप्थ के साथ। गहराई के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है गुरुत्वीय त्वरण, है। अभी मान लीजिए ये पृथ्वी है, यह इसकी त्रिज्या है ना आर, और मान लीजिए डी गहराई, यहाँ तक की गहराई पर जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने उस वाले वीडियो में बताया। कौन सा वाली वीडियो में, ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ाया, दो वीडियो पढ़ाए थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, उनमें से क्वेश्चन 100% मिलता है, ठीक है। अभी वो जाके भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी जी डैश क्या रहेगा, ओरिजिनल जी का कितना गुना रहेगा, 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, गहराई है, आर कितनी है, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी ये डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू बढ़ेगी तो अभी मैंने बताया था डी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो क्या होगा, गहराई के साथ भी जी का मान घटता है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, जी का मान घटता है गहराई के साथ, ठीक है। अभी मान लीजिए ये गहराई यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, यहाँ से आते आते यहाँ तक पहुंच गई, तो कितनी हो गई है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी गहराई, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी, आर के बराबर। तो डी की वैल्यू आर के बराबर रखूंगा तो क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, यानी कि आर अपॉन आर तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे हम, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गहराई होगी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है। एक चीज ये समझ में आ गई। अभी देखिए किसी वस्तु को मैं मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र पर ले जाऊं तो उसका भार पे क्या परिवर्तन होगा। तो भार क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट एक सदिश राशि है, पहले ध्यान रखना। वेट क्या होता है, एक वेक्टर राशि होती है, ये वेक्टर राशि है, ठीक है, यानी सदिश राशि। वेट क्या होता है, W इक्वल टू mg, एक प्रकार का फोर्स ही होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर केंद्र पे रख दूंगा वस्तु को तो क्या होगा, केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो m इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो m है ना, वस्तु का द्रव्यमान तो हर जगह सेम रहेगा, चाहे आप वस्तु को कहीं भी ले जाओ इसका द्रव्यमान सेम रहेगा, वैल्यू किसकी चेंज होगी, जी की चेंज होगी, ठीक है। अभी एक चीज और देखेंगे चंद्रमा और पृथ्वी वाला, लेकिन इससे पहले अपन घूर्णन वाला देख लेते हैं। घूर्णन वाला किस प्रकार से परिवर्तित होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी की वैल्यू किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ठीक है। अभी देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वैल्यू अभी मैंने ये बताया था उस वाली वीडियो में, पहले आप वो वैल्यू भी जाके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा कोस लैम्बडा आएगा, कोस स्क्वायर लैम्बडा नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को, स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको तो क्या करना है, अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर है कि नहीं है एक बार आप कंफर्म देख लेना कि स्क्वायर है कि नहीं है यहाँ पर, है ना। इसका फॉर्मूला मैं निकालूंगा, चलो ठीक है। इस तरीके से देख, अपने को तो केवल इससे मतलब है ना, यहाँ स्क्वायर हो मत हो, अभी वैल्यू अपने को क्या ध्यान रखनी है। तो अभी क्या होगा, अभी पृथ्वी घूर्णन करेगी तो घूर्णन के कारण इस प्रकार से जी की वैल्यू परिवर्तित होगी, है ना। तो जो लैम्बडा क्या है, ये कोण है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोण बताए ध्रुव के साथ और भूमध्य रेखा के साथ। तो भूमध्य रेखा पर कितना होगा, भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा की वैल्यू, भूमध्य रेखा पर लैम्बडा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है तो क्या होगा, जी ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर आर। अभी ये जो ओरिजिनल जी है इसमें से कुछ संख्या घट रही है, ओरिजिनल जी में, तो इसका क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, घटेगा, ठीक है, ये क्या होगा, घटेगा,
भूमध्य रेखा पर घटेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोण कितना होता है, ये वाला 0 होता है ना, 0 होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और इसमें से कुछ संख्या घट रही है ओरिजिनल जी में से, तो ये क्या होगा, कम होगा, घटेगा। अभी क्या देखते हैं अपन, ये तो हो गया भूमध्य रेखा पर, है ना, ठीक है। अभी क्या देखते हैं अपन, पोल पर, ठीक है, पोलर पर देखते हैं, ध्रुव पर देखते हैं। ध्रुव पर किस प्रकार से चेंज होगा, जी माइनस, अभी ध्रुव पर जो लेमडा की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री रहेगी ना, तो कोस लेमडा यानी 90 डिग्री रखवा, कोस 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 डिग्री होता है 0, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें से क्या होगा, 0 घटेगा, यानी कि ये क्या होगा, ओरिजिनल जी के बराबर होगा, यानी ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी, जी का वैल्यू, ठीक है। ये चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है, समझ में आ गई। अब एक और चीज अपन छोटी सी देख लेते हैं। एक चीज तो मैंने अभी बताई थी आपको कि द्रव्यमान कहीं भी आप ले जाओ कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, केवल जी की वैल्यू चेंज होगी, इसी से वेट चेंज होगा, है ना। वेट क्या होता है, W इजिकल टू mg, है ना, द्रव्यमान कांस्टेंट है, ये बदलेगा तो इसका वेट बदलेगा, ठीक है। तो अभी चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है, जो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी म्यून इजिकल टू क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है ना, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है अपना 9.8, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कम वैल्यू आएगी, तो कम वैल्यू आएगी तो जी का वैल्यू कम है, जी का वैल्यू कम है तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे वस्तु, तो क्या होगा, जी के वैल्यू कम है तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार घट जाएगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, मान लीजिए पूछ ले कि पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाएं तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, केवल बार में चेंज होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ जी की वैल्यू परिवर्तित हो रही है वहाँ वहाँ मान लीजिए घट रही है जी की वैल्यू तो बार भी घटेगा, और जी की वैल्यू बढ़ रही है तो बार भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अभी लिफ्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, देखिए लिफ्ट क्या है, अभी इन ऑप्शन को पढ़ लीजिए, अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, 3-4 चीजें ध्यान रखनी है ओनली, ठीक है ना, 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें आपकी एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अभी इसमें से कुछ छूटे ना, इसलिए मैं देख लेता हूँ कि मैंने और क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी है ना। अभी देख लीजिए, पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ अभी। ये अपना 5वां क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, पहले अपन ये वाला कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो आ जाओ, है ना। अभी क्या है, लिफ्ट में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि लिफ्ट जो है ना स्थिर है, पहली स्थिति तो क्या है, स्थिर है, यानी ये क्या है, स्थिर है, लिफ्ट क्या है, स्थिर है, यानी चल नहीं रही है, स्थिर है, तो वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लिफ्ट मतलब लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है और वहां अपना वेट तोल रहा है, और लिफ्ट स्थिर है तो इसके वेट में कोई चेंज नहीं होगा, जो उसका ओरिजिनल वेट है वही आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि लिफ्ट जो है भी कांस्टेंट वेग्स, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट गति से चल रही है लिफ्ट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है लिफ्ट, तो भी इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। लिफ्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो क्या होगा, व्यक्ति के वेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक तो स्थिर है तब कोई चेंज नहीं होगा, और एक कांस्टेंट वेग से ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है कांस्टेंट वेग से, तो भी व्यक्ति के वेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब चेंज कहाँ होगा, तीसरी स्थिति क्या होगी कि जब लिफ्ट है ना, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से यानी एक्सेलरेटेड मोशन से, लिफ्ट क्या रहेगी, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन से अपर की साइड पे जाती है, तो क्या होगा, व्यक्ति का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, W यानी वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी
इसको पूरा समझाता मैं, लेकिन इसमें क्या डेरिवेशन थोड़ा वो हो जाएगा, डेरिवेशन आपके इतना आता नहीं है, तुम्हें इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें से ओनली ये पूछेगा कि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर और जा रही है तो व्यक्ति के वेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लेना इनको अच्छे से ना। एक चीज़ हो रहा है, लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तब, नीचे आती है तब क्या होगा, घट जाएगा। क्या घट जाएगा, वेट घट जाएगा, ठीक है, घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, इधर बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये चीज क्लियर होगी, लिफ्ट वाली चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। अभी चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, न्यूटन गति का कौन सा नियम तीनों नियमों में आधारभूत नियम है। तो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ होता है ना, वो क्या है, इन तीनों गति को आधारभूत नियम है, यानी बेसिक लॉ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस नियम से सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी अपन निकाल सकते हैं, और इस लॉ से अपन थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसिक लॉ कहा जाता है ना। अब इसमें और क्या चीजें देखने को है, तो इन तीनों ये जो तीनों है ना, तीनों नियम है ना, इनके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से देख लेना भाई, है ना। फर्स्ट लॉ है क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है। फर्स्ट नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम जो है आपके दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, देखो फर्स्ट नियम से जड़त्व का नियम है ना, और इसके अलावा बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा भी ये देता है, यानी फोर्स की ये डिफिनेशन देता है और जड़त्व को परिभाषित करता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या देता है, जड़त्व की गणितीय परिभाषा देता है, जड़त्व की नहीं, बल की क्या देता है, गणितीय परिभाषा देता है। दूसरा नियम क्या है, बल जो होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के समानुपाती है, ये होता है ना। तो ये क्या करता है, बल की क्या देता है, गणितीय समीकरण देता है। किस प्रकार से देता है, F इजिकल टू, अभी P इजिकल टू एम वी होता है ना, यहाँ पर K की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, यहाँ जो कॉन्स्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 1 रहेगी लगभग, है ना। तो M dV बाई डी टी, एम वी कहाँ से आया, P इजिकल टू एम वी होता है ना, संवेग इजिकल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। तो V की जगह dV बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा, यानी बल की ये क्या दे रहा है, गणितीय परिभाषा दे रहा है, कौन सा नियम, दूसरा नियम, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देख लेना दोनों के, और तीसरे नियम का भी एग्जाम्पल देख लेना। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम है ना। अभी इसमें क्या आता है, एक तरीके से ये क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी इसको बोल सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अच्छा एक चीज है ना, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सेकंड लॉ को मैंने क्या बता दिया, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लेकिन सेकंड लॉ नहीं होता है, ये तीसरा नियम होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। सेकंड लॉ में क्या होता है, ये बल की गणितीय परिभाषा देता है, और दूसरा क्या देता है, ये संवेग को परिभाषित करता है, संवेग को परिभाषित करता है। संवेग संरक्षण का नियम नहीं है दूसरा नियम, संवेग को परिभाषित करता है, ठीक है, संवेग को क्या करता है, परिभाषित करता है। और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तीसरा नियम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ही एक तरीके से, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इनमें क्या होता है, रॉकेट नोदन होता है, बंदूक से गोली निकलती है, तो बंदूक जो नीचे पीछे की ओर धक्का मारती है ना, उस तरीके से जो एग्जाम्पल बनते हैं इनके, वो एग्जाम्पल देख लेना। एक और एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ का जो है ना, जड़त्व का जो नियम है उनमें से देख लेना थोड़े एग्जाम्पल, सेकंड लॉ में से देख लेना, थर्ड लॉ में से देख लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने अच्छे से समझाया है ना, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी आपका अगर रिस्पॉन्स इस वीडियो पर ठीक आया, तो मैं आगे भी इसी तरीके वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको खुद को पढ़ना है, मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है, ठीक है। और अच्छे से पढ़कर सिलेक्शन लीजिए, मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।